अंतरिक्ष की दुनिया के उस सुनहरे इतिहास को तो हम सब जानते हैं। अपोलो मिशन, चांद पर इंसानी कदम, ये सब इंसानी जीत की महान कहानियां लगती हैं। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम उस जश्न मनाने वाले इतिहास के पीछे छिपे एक ऐसे काले सच से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे शायद कभी सामने नहीं आना चाहिए था। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उस दौर के गौरव और एक अजीब सी दहशत से। 1957 में स्पुतनिक का लॉन्च और 1961 में यूरी गागरिन का अंतरिक्ष में जाना सोवियत संघ की इन उपलब्धियों ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। इसके ही जवाब में JFK ने चांद पर पहुंचने का वो ऐतिहासिक वादा किया जिसका समापन 1969 में अपोलो 11 की मून लैंडिंग के साथ हुआ। दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इस जगमगाते इतिहास के बीच एक बेहद अहम सवाल अक्सर दब जाता है। जरा सोचिए, अपोलो मिशन के उस विशाल सैटर्न 5 रॉकेट को बनाने वाले असल सुपर हीरो आखिर थे कौन? अमेरिका की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे के असली दिमाग किसके थे? और यहीं पर सामने आता है वो चौंकाने वाला सच, एक ऐसा सच जो किसी को भी झकझोर कर रख दे। जिन्हें अमेरिका ने चांद पर ले जाने वाले सुपर हीरो मानकर सिर आंखों पर बिठाया, वे वैज्ञानिक असल में भयानक युद्ध अपराधों के दोषी और नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे। जी हां, वही लोग जिन्हें न्यूरमबर्ग ट्रायल में कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। इस खौफनाक सच की तह तक जाने के लिए और ये समझने के लिए कि असल में हुआ क्या था, हमें द्वितीय विश्व युद्ध के उस अंधकारमय दौर में लौटना होगा। उस वक्त एक हथियार ने दुनिया में खौफ पैदा कर दिया था, V2 रॉकेट। और ये कोई आम हथियार बिल्कुल नहीं था। 46 फुट लंबा, करीब 900 किलो विस्फोटकों से भरा और दुनिया की पहली बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री वाली मिसाइल, यानी एक ऐसा रॉकेट जो वायुमंडल को पार करके सीधे अपने लक्ष्य पर गिरता था। ये तकनीक उस समय अमेरिका से 20 साल आगे थी। इसे रोकना किसी भी रडार के बस की बात नहीं थी। लेकिन इस तकनीकी चमत्कार के पीछे का जो असली दर्द है वो इस एक आंकड़े में छिपा है, 20,000। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन बंधक मजदूरों और कैदियों की तादाद है जिनकी मिडिल वर्ग खदानों की अंधेरी सुरंगों में सिर्फ इस V2 रॉकेट को बनाने के दौरान बेहद दर्दनाक मौत हो गई थी। नाजी वैज्ञानिकों की क्रूरता किस हद तक गिर चुकी थी, इसका अंदाजा डॉक्टर यूजीन हागेन के इन खौफनाक शब्दों से लगाया जा सकता है। सोचकर भी रूह कांप जाती है कि उन्होंने अपने बायोलॉजिकल हथियारों के परीक्षण के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप से कैदियों की मांग की थी। जिंदा इंसानों के शरीर में जानलेवा वायरस डाले गए और उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। और इन सब के बीच V2 के डायरेक्टर्स वर्नर वॉन ब्रॉन और आर्थर रुडोल्फ का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। आर्थर रुडोल्फ वो शख्स था जो रॉकेट असेंबली लाइन के ठीक ऊपर कैदियों को क्रेन से लटकवाकर फांसी देता था। और सबसे भयानक बात, लाशों को तब तक नीचे नहीं उतारा जाता था जब तक उस क्रेन की कोई दूसरी जरूरत न पड़ जाए। 1945 आते आते जब जर्मनी पूरी तरह से हार की कगार पर पहुंच गया तो दुनिया की ताकतों के बीच एक नई होड़ मच गई, इस खौफनाक लेकिन बेहद उन्नत तकनीक को हासिल करने की होड़। जब अमेरिकी सेना वहां पहुंची तो उनके हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लगा। 400 टन V2 रॉकेट के पुर्जे, 14 टन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और टैबून और सेरीन जैसी घातक नर्व गैसों का भारी जखीरा। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों को बहुत जल्दी एक बात समझ आ गई, सिर्फ इन पुर्जों से काम नहीं चलने वाला था। उन्हें उन वैज्ञानिकों की सख्त ज़रूरत थी जो उसका नो वाय जानते थे, यानी ये पुर्जे असल में काम कैसे और क्यों करते हैं। और यहीं से कहानी में एक ऐसा अजीब मोड़ आता है जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है। ओसेनबर्ग लिस्ट, 15,000 जर्मन वैज्ञानिकों का ये मास्टर रोस्टर बॉन यूनिवर्सिटी के एक टॉयलेट कमोड में फंसा हुआ मिला। किसी ने इसे फ्लश करने की नाकाम कोशिश की थी। ये अजीबोगरीब खोज अमेरिका के लिए सच में सोने की खदान साबित हुई। अब उन्हें पता था कि उनके काम का हर एक एक्सपर्ट आखिर कहां छिपा है। इसी खोज से जन्म होता है एक बेहद खुफिया और विवादित मिशन का, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन पेपर क्लिप। 1946 में जब इस मिशन को मंजूरी दी गई तो एक सख्त शर्त रखी गई थी कि कोई भी नाजी युद्ध अपराधी अमेरिका नहीं लाया जाएगा। लेकिन कागजों पर लिखी बातें हकीकत में कहां लागू होती हैं? खुफिया एजेंसियों ने एक पूरा खेल रचा। इन वैज्ञानिकों के युद्ध अपराधों को फाइलों से मिटाया गया, उन्हें मेक्सिको और कनाडा के रास्ते स्मगल किया गया, वैध वीजा दिलवाए गए और फिर अमेरिका में बेहतरीन नौकरियां दी गईं। ये कवरअप कितने बड़े स्तर पर था, इसे आर्थर रुडोल्फ की फाइल से बखूबी समझा जा सकता है। उसकी ओरिजिनल फाइल में साफ साफ लिखा था 100% नाजी और खतरनाक।
लेकिन इंटेलिजेंस ने रातों रात इसे बदल दिया और नई फाइल में ठप्पा लगा दिया, युद्ध अपराधी नहीं हैं। इस तरह उनके सारे खून के दाग धो दिए गए। ऐसा नहीं है कि इस धोखे का किसी ने विरोध नहीं किया। अमेरिका के अंदर से ही कई मजबूत नैतिक आवाजें उठीं। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें खुद नाजी जर्मनी की क्रूरता से बचकर भागना पड़ा था, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी। उनका कहना था कि ये लोग नाजी विचारधारा के कीटाणु फैलाते हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस, सत्ता के गलियारों में इस आवाज को पूरी तरह दबा दिया गया। और तो और, सच को जनता से छिपाने के लिए सेना ने एक बहुत बड़ा पब्लिक रिलेशन कैंपेन भी चलाया। लाइफ और न्यूज़वीक जैसी बड़ी पत्रिकाओं में इन युद्ध अपराधियों के ऐसे लेख छपवाए गए मानो ये दुनिया के सबसे सज्जन और महान वैज्ञानिक हों। दुनिया की नज़रों से उन 20,000 लाशों का सच बड़ी चालाकी से छुपा लिया गया। अब देखते हैं कि इन दाग धुले और मीडिया द्वारा चमकाए गए वैज्ञानिकों ने आगे चलकर स्पेस प्रोग्राम में क्या भूमिका निभाई। ये इतिहास की सबसे बड़ी और कड़वी विडंबना है। जरा सोचिए, मिटलमुर खदानों में अनगिनत हत्याओं को अंजाम देने वाले वही लोग अपोलो 11 मिशन के मुख्य आर्किटेक्ट बन गए। वर्नर वॉन ब्राउन को नासा के एक बड़े सेंटर का पहला डायरेक्टर बना दिया गया, और आर्थर रुडोल्फ, वो उसी सैटर्न 5 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गया जिसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर पहुंचाया था। लेकिन एक बात तो है, सच्चाई को हमेशा के लिए दफनाया नहीं जा सकता। दशकों बाद जब फाइलें खुलने लगीं और सच बाहर आने लगा, तो आर्थर रुडोल्फ जैसों को अमेरिका छोड़कर भागना पड़ा। 1984 में वो मुकदमों से बचने के लिए जर्मनी लौट गया, पर हैरानी की बात यह है कि उसे जिंदगी भर अमेरिकी सरकार से पेंशन मिलती रही। इन लोगों ने अपने किए की सजा असल में कभी भुगती ही नहीं। अब इस पूरी तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू देखना सही नहीं होगा। चीजों को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए उस दौर की दूसरी महाशक्ति पर भी नजर डालना जरूरी है। सोवियत संघ ने भी पर्दे के पीछे बिल्कुल यही खेल खेला था, बल्कि उन्होंने तो एक ही रात में बंदूक की नोक पर 2,500 से भी ज्यादा जर्मन विशेषज्ञों का सीधा अपहरण कर लिया था। उनका तरीका और भी खौफनाक था। परिवारों सहित करीब 6,500 लोगों को रातों रात 92 ट्रेनों में लादकर सोवियत संघ ले जाया गया। ये साफ दिखाता है कि तकनीक हासिल करने की इस अंधी दौड़ में दोनों ही महाशक्तियों ने नैतिकता को ताक पर रख दिया था। जब बात पावर और सुपरमेसिस की आई, तो विचारधाराओं का कोई मोल नहीं रह गया था। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। चांद तक पहुंचने की वो जो महान तकनीकी छलांग थी, क्या वो सच में उन नैतिक समझौतों और खौफनाक अपराधों की कीमत पर जायज थी जो हमारी इसी धरती पर किए गए? मानव प्रगति की इस छुपी हुई और बेहद भयानक कीमत के बारे में एक बार सोचिएगा जरूर।